होता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, a student catches a cricket ball. The speed of the ball immediately before it is caught is 18 meter per second. The mass of the cricket ball is 160 kg. Calculate the kinetic energy stored in the cricket ball immediately before it is caught. ठीक है। अच्छा देखो, जो भी चीज आपको नजर आए सबसे पहले उसका फौरन फॉर्मूला सोचो। ठीक है। मास इज गिवन। ठीक है, एंड स्पीड इज गिवन बिफोर इट इज कॉट। अब काइनेटिक एनर्जी उन्होंने पूछी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे। हाफ एम वी स्क्वायर। जो भी आपसे क्वांटिटी पूछी जाए ना, उसका फॉर्मूला सोचा करो। ठीक है। और अगर वो क्वांटिटीज आपको नजर आ रही है ना, तो इसका मतलब है वही अप्लाई होगा। ठीक है, अगर वो क्वांटिटीज सारी नहीं नजर आ रही, तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ता है कि ये क्वांटिटी कहीं और से ड्राइव होगी या ये पूछना कुछ और चाह रहे हैं। ठीक है। तो मास को कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले। ये हाफ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। मास को हम डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। और स्पीड को हम 18 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। कैलकुलेटर्स अपने पास रखो आप, जिस जिसके पास भी है, ताकि कैलकुलेशन आप जल्दी से चेक कर सको। मेरे पास आंसर आ रहा है 25.9। मैं इसे 26 लिख रहा हूँ राउंड ऑफ करके। ठीक है, आप लोग भी चेक कर लो आंसर सही आ रहे हैं या नहीं। मैं भी एक बार और क्रॉस चेक कर देता हूँ। 160 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 18 स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा है 26। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, कोई मुश्किल नहीं थी। सेकंड, आप जो इम्पल्स पूछ रहे थे ना, तो यहाँ इम्पल्स का भी कॉन्सेप्ट लिंक हो जाएगा। इट टेक्स 0.12 seconds टू कैच द बॉल एंड ब्रिंग इट टू रेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस वाली स्पीड को हम इनिशियल लिख देते हैं। इसे हम लिख देते हैं यू, ताकि हम डिफरेंस देख सकें। ठीक है। और कैच करने के बाद ये बॉल आ गई रेस्ट में। रेस्ट में आने का मतलब फाइनल स्पीड 0। ठीक है। फाइनल स्पीड 0 हो गई और टाइम की वैल्यू भी आ गई 0.12 seconds। कैलकुलेट दी एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। अब फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको इम्पल्स पहले से इसलिए बता दिया क्योंकि खैर मुझे तो ये कि प्रैक्टिस कर करके चीजें आ जाती है जल्दी। लेकिन आपको कैसे इम्पल्स का पता चलेगा। अच्छा, इसमें बहुत क्लियर है। आपने क्वांटिटीज को सिर्फ देखना है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं आपसे ये कह रहा कि आप याद कर लो उसको इतना पक्का कि देखते आपको चीज आ जाए। ऐसा नहीं होता। ठीक है। फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे होते तो आपके लिए ऐसा नहीं होता, सबके लिए नहीं होता कि हर किसी को एक बार में चीजें याद हो जाएं देखते ही। आपको पता है ऐसे चलता है क्वांटिटी से। ठीक है, अब आप फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में मास है। आपके माइंड में मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और फोर्स। अब इन सबको मिलाकर सोचना है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये चीजें, मतलब इनमें से चीजें सारी या तो कुछ मिलकर फोर्स निकाल कर दे सकती हैं। ठीक है। फोर्स के बारे में सोचा तो फोर्स के आपके पास दो फॉर्मूला थे। एक है F=ma। ठीक है। तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। क्वांटिटीज आपके सामने, सोच के बताओ क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। F=ma अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। और इसी से इम्पल्स बनता है। ठीक है, इम्पल्स और F=ma। तो फोर्स ही रहेगी। लिखने का उसका मेथड डिफरेंट हो जाएगा। मतलब मैं इस फोर्स के फॉर्मूला को अगर ऐसे लिख दूं, तो ये टी अगर मैं यहाँ लिख दूंगा ना लेफ्ट में, तो ये इम्पल्स बन जाएगा। ठीक है। तो अलग कुछ भी नहीं है, एक चीज से ड्राइव करके दूसरी चीज बना रहे होते हैं हम। तो फॉर्मूला आपके पास वही फोर्स का बेसिक लगेगा। ठीक है। मैंने फोर्स का बेसिक फॉर्मूला लगाया। मैं डायरेक्ट भी नहीं लिख रहा। ठीक है।
मैंने फोर्स का लिखा F=ma, और एक्सेलरेशन की जगह पे स्प्लिट कर दिया, क्योंकि मैंने देखा एक्सेलरेशन तो है नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स दिए हुए मुझे। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। मास को केजी में लिखूंगा, 160 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 0.16 होगा। फाइनल स्पीड 0 थी, इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी थी, 18। टाइम था 0.12। ठीक है, और 0.16 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 0.12, 24। ठीक है, माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन के लिए, वो आंसर में लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि उन्होंने आपसे डायरेक्शन पूछी नहीं है, तो आप सिर्फ 24 न्यूटन लिख दोगे आंसर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, एज द स्टूडेंट कैचेस द बॉल, शी मूव्स हर हैंड बैकवर्ड्स, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस एक्शन ऑन द स्टूडेंट्स हैंड। अब वो कह रहे हैं कि नॉर्मली होता ही है, जब हम कैच करते हैं तो कैच करते हुए आप नॉर्मली हैंड्स को पीछे की तरफ लेकर जाते हो, तो इससे आपको क्या इफेक्ट मिलता है ये आपने बताना है। ठीक है, तो अगर कोई माइंड में रीजन आ रहा है तो आप मेंशन कर दो, वरना फिर मैं इसका आंसर बता देता हूँ ताकि हम दूसरा क्वेश्चन। There's like less force on the hand. लेस फोर्स ऑन द हैंड, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ताकि बॉल का इम्पैक्ट आपको कम से कम मिले। ठीक है, सो टू डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ द बॉल, और मैं आपको एक और लॉजिक इसमें बताता हूँ कि आपको कैसे क्लियर हो रही है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो, जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसे लिख कर आओ फॉर्मूला के रेफरेंस से, ये तो मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर एक तरह से याद नहीं होता है तो दूसरी तरह से किसी को याद रह जाता है। यहाँ पर बेसिकली अगर आप फॉर्मूला देखो ना, तो फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा आप टाइम लोगे ना, उतनी फोर्स कम होती जाएगी। ठीक है, फोर्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी अगर टाइम की वैल्यू आप इंक्रीज कर लो। इस वजह से ये आपको इम्पैक्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो जितना आप डिले करोगे उतना फोर्स कम मिलेगी। ठीक है, मतलब नॉर्मली क्रिकेट में देखते हो आपके, अगर उसमें बहुत क्लोज फील्डर्स हो तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कैच करना, क्योंकि उनको टाइम शॉर्ट मिलता है और उनको बॉल भी उतनी फोर्स से हिट करती है। और अगर वो बहुत डिस्टेंस पे खड़े हो तो उनके पास अच्छा खासा टाइम होता है, बॉल उन तक पहुंचने में टाइम लगाती है, तब तक इम्पैक्ट भी उसका कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। अच्छा, काफी सारे हुए हैं, ये है कि कुछ कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं, तो फिलहाल उनको हम नहीं देख रहे क्योंकि उसमें प्रीवियस पार्ट पूरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो डायरेक्ट पहले वो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनमें आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अननोन है। बेसिकली वहां पर बात ये हो रही थी कि आप जब टाइम इंक्रीज करते हो तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। उस फॉर्मूला में वैसे मैंने वहां लिख दिया है, रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आप जितना टाइम को इंक्रीज करोगे फोर्स उतनी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो वो आपको कम इम्पैक्ट देगी। प्रेशर और एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है जर्नल फिजिक्स में, अगर ग्राफ के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो वर्क एनर्जी पावर के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इट शोज अ सी वाटर फ्लोइंग डाउन अ चैनल इनटू अ टैंक विदाउट स्प्लैशिंग। वाटर इज फ्लोइंग डाउन इनटू अ टैंक
विदाउट स्प्लैशिंग द वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 800 kg पर मिनट। तो 1 मिनट में 800 kg फ्लो कर रहा है, ये इसका रेट है। लेंथ एंड विड्थ ऑफ द टैंक आर 310 मीटर्स की लेंथ है, और विड्थ जो है वो 1.2 मीटर्स है। डेंसिटी गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है आपने। इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक आफ्टर 1 मिनट, गिव योर आंसर टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने आंसर देना है और डेप्थ ऑफ वाटर बतानी है कि 1 मिनट के बाद कितनी होगी। ठीक है। तो आपने अभी ऊपर एक चीज देखी, उन्होंने कहा था कि 1 मिनट में 800 kg फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो 1 मिनट में 800 kg तो फ्लो कर जाएगा, ये तो हमें पता है। लेंथ और विड्थ उन्होंने आपको दे दी, हाइट आपको पता नहीं है, मतलब जो डेप्थ होगी इसकी, ये हमें पता नहीं है। और डेंसिटी गिवन है। तो क्या कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे यहाँ पर ये डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए। क्वांटिटीज आपके सामने, फॉर्मूला सोचो, और बताओ कि आंसर क्या हो सकता है इसमें। Rho G, Rho GH. रो जी एच, ओके। रो जी एच हम अप्लाई करके देखते हैं कि उससे हमें आंसर मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि रो जी एच में प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रेशर भी चाहिए होगा। ठीक है। और आई थिंक प्रेशर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन फाइंड आउट किया भी जा सकता है। ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, रो जी एच में मसला ये होगा हमारे पास कि दो चीजों के बारे में हम अभी अनसर्टेन है। हमें डेप्थ भी नहीं पता, हमें प्रेशर इन लिक्विड भी नहीं पता। प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया तो हम लगा लें, लेकिन एरिया की वैल्यू अभी नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ आपके माइंड में आ रहा हो। अच्छा, डेंसिटी के V equals M upon D. ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो डेंसिटी को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम को अगर वॉल्यूम को हम स्प्लिट कर दें, ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तीनों डायमेंशंस होती हैं। ठीक है। दो डायमेंशंस उसमें से गिवन है, एक गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एच अननोन है, एच को शिफ्ट कर देंगे इसके साथ, और डेंसिटी यहाँ आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एच इक्वल्स टू मास अपॉन विड्थ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो डेप्थ। अब अगेन वही बात है कि 1 मिनट में 800 kg था, तो 1 मिनट का टाइम है, तो 1 मिनट में 800 ही जाएगा। ठीक है। 800 डिवाइडेड बाय विड्थ और लेंथ, 3.10, 1.20, 3.10, 2.10, 1.20, 1.20 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। डेंसिटी 1020। दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 800 डिवाइडेड बाय सब क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 0.2 आंसर आ रहे हैं। Yeah, 0.21. 0.2 मीटर। ठीक है। 0.2 मीटर इसकी हाइट होगी, यानी डेप्थ होगी। ओके।
The height of the water decreased by 0.42 meter as it flows down the channel. अच्छा, हाइट ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज हो गई बाय 0.420 मीटर एज इट फ्लोज डाउन द चैनल। तो वाटर की हाइट में इतना डिक्रीज आ गया। कैलकुलेट द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर ईच सेकेंड। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला था, mgh। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। तो सबसे पहले माइंड में आपके यही आएगा। ठीक है। और mgh के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो मास 800 तो था। ठीक है। और वैल्यू ऑफ जी 9.8 और हाइट 0.420। लेकिन उन्होंने कहा है ईच सेकेंड। ठीक है। अब ईच सेकेंड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ईच सेकेंड के बाद होगा ये कि इन्होंने आपको कहा था 1 मिनट। ठीक है। और अब वो पूछ रहे हैं ईच सेकेंड। ईच सेकेंड का मतलब ये कि इसमें हम 60 सेकेंड्स लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये कि इस फॉर्मूला में जो मास है इसकी जगह पर आप 800 डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे। ठीक है। और वैल्यू ऑफ जी की जगह 9.8 आ जाएगा। और एच की जगह पर ये डिक्रीज की वैल्यू आ जाएगी 0.42। ठीक है। पहले मिनट्स में बात हो रही थी, अब सेकंड्स में बात हो रही है। ठीक है। ये डिफरेंस है। और इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 54.8 joules. ये 54.88, राउंड ऑफ कर लेते हैं इसे 55। 55 जूल्स। अच्छा, 55 जूल्स इसका आंसर हो गया। द वाटर स्टॉप्स फ्लोइंग। द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 0.8 meters। कैलकुलेट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्यू टू द वाटर। ठीक है। अब आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, रो जी एच। ठीक है। क्योंकि अब प्रेशर जो है वो बॉटम की बात हो रही है, तो अब आप प्रेशर इन लिक्विड अप्लाई कर लोगे। ठीक है। डेंसिटी तो ऊपर गिवन थी 10 कुछ, 1020। वैल्यू ऑफ जी 9.8 और डेप्थ 0.8। 7996.8। राउंड ऑफ कर लेते हैं, 8000 हो जाएगा। ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट कौन से क्वेश्चंस रिलेटेड है वो चेक करते हैं। अच्छा से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस की वैरायटी जो है लास्ट ईयर्स में कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते रहे। अभी हमने प्रेशर, एनर्जी और ऑलरेडी जो सॉल्व कर चुके थे उसमें फोर्स के क्वेश्चन थे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एक और फोर्स का क्वेश्चन है, इसमें मोमेंट वगैरह भी है। ठीक है, मैं ये भी करवा देता हूँ आपको ताकि इसमें आपको मोमेंट का आइडिया भी क्लियर हो जाए। वैसे तो ये इजी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, अ रॉक क्लाइंबर ऑफ टोटल मास 62 kg holds herself in horizontal equilibrium against a vertical cliff. She pulls on a rope that is fixed at the top of the cliff and presses her feet against the cliff. Figure shows her position. Calculate the total weight of the climber. सबसे पहले तो वेट फाइंड आउट करना है। तो वेट का आपके माइंड में एक फॉर्मूला आता है, W = mg सबसे पहले। और मास गिवन है, इसका मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। W = mg, 62 है। और 9.8 है, वैसे भी ये राउंड ऑफ हो ही जाता है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके आपके पास ये 620 ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि राउंड ऑफ करके वो भी आंसर्स राउंड ऑफ करके देते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है स्टेट टू कंडीशंस नीडेड फॉर इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस भी की थी टर्निंग इफेक्ट में कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आपके पास दो तरह से अप्लाई होती है। अगर वो दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब है बॉडी इक्विलिब्रियम में भी नहीं है। पहली चीज, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। सम ऑफ ऑल मोमेंट्स मस्ट बी जीरो। अगर नहीं भी याद था तो अब आप याद रखना कि इक्विलिब्रियम में बस ये दो कंडीशंस होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता इक्विलिब्रियम में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आइडिया ये है, द क्लाइंबर सेंटर ऑफ मास इज 0.90 फ्रॉम द क्लिफ, कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट हर फीट ड्यू टू हर वेट। मोमेंट फाइंड आउट करना है अबाउट हर फीट ड्यू टू हर वेट। ठीक है, तो सिंपल सी लॉजिक है, अगर हम डायग्राम भी देखो तो 0.90 ना, तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो वेट जो है वो यहाँ से इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, बॉडी का वेट यहाँ से डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और उन्होंने कहा कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट हर फीट ड्यू टू हर वेट। तो वेट की वजह से जो रोटेशन है वो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ऐसे होगी। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्योंकि सेंटर जो है वो, और यहाँ से फीट्स जो है वो वॉल के साथ आपने या सरफेस के साथ जो है वो अपने फिक्स किए हुए। तो हमारा सपोर्ट फिलहाल वही है, इसके अलावा और कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे मोमेंट का, F × d।
एफ की जगह पर आपको बॉडी का वेट मिलेगा, और डी की जगह पर ये वैल्यू मिलेगी फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन। क्योंकि बॉडी का वेट हमेशा जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, और वो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होता है। तो इस वक्त जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी का वेट है। ठीक है, तो फोर्स की जगह पर बॉडी का वेट गिवन है 620 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 0.9 है। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 558 राउंड ऑफ 560। और इसके बाद अच्छा, क्योंकि नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ना वो 60 डिग्री एंगल से रिलेटेड है, तो ये मैंने आपको बताया था कि अब ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 से पहले का होगा डेफिनेटली, 2022 का है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस नहीं आते आपके पास, तो इनको आप भले स्किप कर देना, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं भी आपको ये नहीं सॉल्व करवा रहा, इसको हम स्किप करेंगे। ये आपके पास नहीं इंक्लूडेड। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन जो है वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्टेट टू फीचर्स ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी है। वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में आपने बताना है। तो एक तो इनकी डायरेक्शन होती है, और दूसरा फीचर आप क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक इनकी डायरेक्शन होती है और एक इनकी साइज या मैग्नीट्यूड होता है, और इन दोनों से कंप्लीट होकर वेक्टर बनता है। ठीक है, ओके। अच्छा, कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में आपको लग रहा होता है कि ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये तो पता ही होगा, लेकिन उसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें मैग्नीट्यूड एक कॉमन सी बात है कि वो तो होता ही होता है, लेकिन अगेन वही बात है कि हमें वही बताना है, उसी के मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन स्टेट द नेम ऑफ टू अदर क्वांटिटीज, जो कि वेक्टर्स हैं। कोई भी दो नाम आप अपनी मर्जी के लिख सकते हो। एक उन्होंने फोर्स बता दिया, फोर्स के अलावा लिखना, फोर्स दोबारा नहीं लिखना आपने, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। तो हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और वेट लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, फ्री के समझ लो ये 4 मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें गलत अगर कोई करता है तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं फिर पढ़ा होगा, क्योंकि ये भी चीज गलत करने वाली नहीं है। अच्छा, इसके बाद पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में स्प्रिंग और इसकी एग्जांपल है बॉडी वेट की। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है, अ स्टूडेंट सस्पेंड्स अ स्प्रिंग फ्रॉम अ क्लैंप स्टैंड एंड मेजर लेंथ एल नॉट। इनिशियल लेंथ उसने मेजर की एल नॉट ऑफ द स्प्रिंग, और apparatus आपके सामने, एल नॉट भी उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया कि एल नॉट कहाँ पर होगा। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है। स्टूडेंट देन सस्पेंड्स loads of different weights from it and measures the length of the spring for each load. He then plots a graph of the length of the spring
अगेंस्ट वेट। तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग और वेट का इस बार उन्होंने ग्राफ बनाना है, और फिगर 2.2 ग्राफ दैट द स्टूडेंट प्लॉट्स। ठीक है, ग्राफ देख लेते कि कैसा प्लॉट किया उन्होंने। ये रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की, और इस रिप्रेजेंटेशन से आपको ये आइडिया हो रहा है कि काफी देर तक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते रहे, लेकिन फिर आकर वो बेंड हो गए। ठीक है, तो बेंड होने का मतलब ये कि वहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, और इसके बाद अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करनी है इनिशियल लेंथ एल नॉट ऑफ द स्प्रिंग यूजिंग फिगर 2.2। ठीक है, तो 2.2 आपने यूज करते हुए इनिशियल लेंथ बतानी कि उसकी कितनी होगी, क्योंकि उन्होंने लेंथ तो आपको दी नहीं थी, बस ये बताया था कि एल नॉट है, वो रिप्रेजेंटेशन बता दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब आपके सामने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो क्या वैल्यू हो सकती है इनिशियल एल नॉट, यानी ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, क्योंकि जब तक बॉडी पर वेट हमने हैंग नहीं किया था, तो तब तक तो वो एक्सटेंड नहीं हो रहा था। तो उससे पहले की वैल्यू अगर हम कंसिडर करें, तो वो आपको मिल रही है ये। ठीक है, और इसको अगर आप काउंट करो, तो ये कितनी बनेगी, 1 पॉइंट, यहाँ पर ये 1 है, तो ये 1.2 बनेगी। ओ सॉरी, 0.12। ये 0.1 है, और ये 0.12, फिर 0.14, 0.16, इस तरह से 0.2 मिलेगा आपको। तो ओरिजिनल लेंथ है 0.12। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and using figure 2.2 determine the weight of the load and causes this spring just to reach the limit of proportionality। तो सबसे पहले आपने बताना है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है, सिर्फ स्टेट करना है, बहुत डिटेल में नहीं बताना। और फिर उसके बाद आपने वेट फाइंड आउट करना है, जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक पहुंच गया। ठीक है, तो लिमिट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब आपको पता है कि जहां पर वेट या लोड और एक्सटेंशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रहते। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो कि ये वो पॉइंट है जहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अ पॉइंट up to which the extension is directly proportional to the load। और उसके बाद वेट आपने बताना है कि वो वेट कितना होगा कि जहां पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ में से आपको आइडिया होगा कि वो कितना वैल्यू क्या है उसकी। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो कितनी वेट की वैल्यू होगी जहां पर आपको लगता है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अचीव हुआ है हमें।
ठीक है, आपको जहाँ कर्व नज़र आएगा डेफिनेटली आप वहीं मार्क करोगे, और 10 के बाद ही है, और 10 के बाद और 11 के बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ पर 11 शुरू हो गया। 11 से थोड़ा पहले कर्व हो गया, तो हम इसे 10.8, 10.9, ठीक है, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे जूम कर दूं एक बार, तो उसमें ये होगा कि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी कि थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, वरना इसका एक और आसान मेथड होता है कि आप रूलर से स्ट्रेट लाइन मार्क करके देख लो। तो वरना आप रूलर रख कर देख लो कि कहाँ तक ये स्ट्रेट जा रहा था और कहाँ से इसमें चेंजिंग आना शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से स्ट्रेट जा रहा था और कहाँ कर इसमें चेंज आना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हम 10.8 लिख देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, 10.9 लिख देते हैं, तो वो क्लियरली हमें देखकर पता चल रहा है। 10.8। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट है कि यूज फिगर 2.2 डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर ऑफ दिस स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला आपको पता है, एफ इक्वल्स टू के एक्स, और के इज इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स। अब हमें ये देखना है कि एफ और एक्स की वैल्यूज क्या लेंगी। ठीक है, तो क्या वैल्यूज लोगे आप लेंथ और वेट की फाइंड आउट करने के लिए? अच्छा, एक्सटेंशन तो ग्राफ में है नहीं, लेंथ गिवन है। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास जो है वो एक्सटेंशन फॉर्मूला में होती है, एक्स जो है वो एक्सटेंशन है, वो लेंथ नहीं है। ठीक है, अब जहां तक लाइन स्ट्रेट है वहां तक आपको पता है कि वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो कोई सी भी वैल्यू ले लो, वो आपकी मर्जी है। जो आपको इजी लगती है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.3। ठीक है, और यहाँ मिल जाएगी 4.2। तो वेट हमारे पास है 4.2। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 4.2। एक्सटेंशन की जगह पर 0.3 लिया है, और स्टार्ट हमने किया था 0.12 से। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ तो 0.12 है, वहां तो ग्राफ शुरू ही वहां से हुआ है। तो इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी है ताकि आपको एक्सटेंशन पता चले। सो 0.3 माइनस 0.12, अब ये एक्सटेंशन बनेगी। अगर सिर्फ 0.3 लिख देते तो वो तो लेंथ होती। उसने शुरू तो 0.12 से किया था, जीरो से तो किया नहीं है कि हम जीरो से डायरेक्ट 0.3 लें। तो उसने स्टार्ट तो यहाँ से किया था। तो इसके अकॉर्डिंगली 0.3 माइनस 0.12, 0.18, 23.333 रिकरिंग, और राउंड ऑफ 23 लिख देंगे हम, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया एक्सटेंशन से रिलेटेड। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मुश्किल था नहीं मेरे हिसाब से कि जो समझ ना आया हो। ये भी एनर्जी से रिलेटेड है, फिलहाल इसे स्किप कर रहा हूँ ताकि हम कोई डिफरेंट क्वेश्चन देख सकें। ये ऑलरेडी कट कर दिया था क्योंकि ये डिफरेंट एंगल्स के साथ था। ये हम
हाफ से ज़्यादा कर चुके हैं। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी वगैरह वो आप चेक कर लेना कैलकुलेशन करके, जब फाइल सेंड कर दूंगा। नहीं समझ आए तो पूछ लेना। इसमें भी एंगल डिफरेंट है, इन्हें भी आप स्किप कर सकते हो। ये पार्ट भी सॉल्व कर चुके हैं। काफ़ी सारे सॉल्ट हैं आपके पास, तो थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। ये थोड़ा सा थर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ऐड हो गया यहाँ पर, तो थर्मल के साथ ही देख लेंगे इसे। ये भी प्रेशर से रिलेटेड है। स्पीड वाले हम कर चुके हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस भी अब नहीं आएंगे जिसमें आपको ये पिस्टन्स इस तरह के गिवन हो, एक ग्रेटर एक स्मॉल, हाइड्रोलिक्स वाले बेसिकली। ठीक है, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी मिल गया। ठीक है, ये भी देख लेते हैं ताकि ग्राफ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। शिप सेल्स इन अ स्ट्रेट line between two ports. Figure 1.1 shows the speed time graph of the ship for the first 100 minutes of its journey between the two ports. दो पोर्ट्स के बीच में जो है वो फर्स्ट 100 मिनट्स का जो है वो जर्नी शो किया है यहाँ पर। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 मिनट्स ऑफ द शिप्स जर्नी। ठीक है, तो शुरू के 100 मिनट्स में इसकी एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या होगी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कौन सी वैल्यूज लेंगे इसमें हम। तो डेफिनेटली मैक्सिमम एक्सेलरेशन है तो मैक्सिमम स्पीड लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड और टाइम ले लेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड ये है 15, उसके बाद तो एक्सेलरेशन 0 हो गई, और टाइम है 60। 15 डिवाइडेड बाय 60। अच्छा, 60 भी मिनट्स है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करने। ठीक है, 60 × 60। हाँ, बस इसमें ये कि आप प्रैक्टिस जितनी करते रहोगे ना, अब आप देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, हमने कोई रिवीजन नहीं किया अलग से। आपको खुद चीजें पता चलती जाएंगी कि आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है। ठीक है, वरना आप नोट्स खोल के पढ़ते जाओ, याद चीजें करते जाओगे, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना होता है क्वेश्चन में। तो जब क्वेश्चन करने लगोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होगा, तो ये फिर प्रॉब्लम्स जो है वो आपको आती रहेंगी। तो इससे इजी मेथड यही है कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.0042 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन टाइम 42 मिनट्स एंड 100 मिनट्स। 42 और 100 मिनट्स के बीच में आपने जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 42 आपको मिलेगा
यहाँ पर। ठीक है। अब ये रेक्टेंगल हो गया आपके पास। ठीक है, रेक्टेंगल आपको मिल रहा है यहाँ पर 42 से स्टार्ट हो रहा है ये रेक्टेंगल। 100। ठीक है, तो 100 - 42 कर लेंगे तो ये लेंथ मिल जाएगी हमें। 100 - 42, 58। 58। और हाइट कितनी है यहाँ पर? 5 और 10, यानी 7.5, क्योंकि इसके बिड में आ रही है बिल्कुल। ठीक है, 7.5। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 58। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 58। 435। दूसरा जो है वो ट्रेपीजियम होगा। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है। और 60 से 100 यानी 40। और 7.5 से 15, ये भी 7.5। ठीक है, और इसी को हम अब अप्लाई करेंगे वहां पर। ट्रेपीजियम आ गया हमारे पास, ट्रेपीजियम को अप्लाई करते हैं। ए 58 है और 40। 58 और 40। 58 + 40 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। 36.7। सॉरी, 367। 802 आ रहा है। और 42 से 100। 58 और 7.5 रेक्टेंगल हो गया, सही है। और ट्रेपीजियम 58 + 40। 1 मिनट। 58 + 40 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 2। सही है। अच्छा हाँ, एक मिस्टेक की है ना, ये 58 था तो मैंने 5.8 लिख दिया। ये मिस्टेक है।
802। ठीक है, 802 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और इसके अलावा एट अ टाइम नॉट शोन ऑन द ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द शिप इज। एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन ये थी, टोटल मास जो है वो पैसेंजर के साथ इतना है, और आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? F = ma। ठीक है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है। ठीक है, ठीक है। हाँ, F = ma। और F = ma के अकॉर्डिंगली मास यहाँ पर 2.3। 2.3 एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 200। न्यूटन्स। ठीक है, ये इसकी फोर्स हो जाएगी। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स ऑन द शिप ड्यू टू द शिप्स इंजन इज ग्रेटर देन द वैल्यू यू कैलकुलेटेड इन पार्ट C1। तो वो कह रहे हैं कि व्हाई द फोर्स ऑन द शिप ड्यू टू शिप्स इंजन इज ग्रेटर। तो वो कह रहे हैं कि शिप का जो इंजन है जो वो फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो इस वैल्यू से ग्रेटर होगा। उसका रीजन बताने क्यों। ठीक है, अब इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है। आपने जो फोर्स कैलकुलेट की, वो उसमें कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं थी, जबकि डेली लाइफ अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो रेजिस्टिव फोर्सेस इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्सेस इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर आप रेजिस्टिव फोर्सेस का जो इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली उनको ओवरकम करने के लिए आपको जो शिप होगी वो और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, देयर आर रेजिस्टिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन। ठीक है, ये सारी फोर्सेस होंगी जिनकी वजह से ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास जर्नल फिजिक्स के क्वेश्चंस हो गए, हर तरह की वैरायटी के। कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, जो कंफ्यूजन होती जाए वो आप पूछते जाओ। ठीक है, ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको आप रिवर्स ऑर्डर में शुरू करना। ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं। और जो जो पार्ट्स बचे हुए हैं उनको भले छोड़ देना, भी उसके लिए पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ता है, तो जो बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है वो देख लेना। और फिर कल ये है, कल हम न्यूक्लियर और स्पेस फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जर्नल फिजिक्स का एक रिवीजन हो गया, ताकि आपके पास ये एक आइडिया आपको मिल जाए। थर्मल इजी है, थर्मल में इतना मसला नहीं होगा।
इलेक्ट्रिसिटी तो अभी हमने थोड़े टाइम पहले खत्म की है। वेव्स का बस एक बार और आपको रिवीजन डिटेल चाहिए होगा क्योंकि उसमें गैप आ गया। ठीक है, तो बस चीज़ों का वाइंड अप करना शुरू करो, और जो भी कंफ्यूजन हो वो आप सेंड करके पूछ लेना। ठीक है।